हेलो एंड फ़खर रागली टू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ फ़खर यूसुफजई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे, एक तो पाकिस्तान के हालात के हवाले से सिक्योरिटी सिचुएशन थोड़ी सी बेहतर होती है, लेकिन उसके बाद फिर एक बहुत बड़ा बिगड़ाव आता है। जिस तरह आजकल हमें देखने को मिल रहा है, बल्कि ये देखने को क्या मिल रहा है, अब ये मीडिया में भी रिपोर्ट हो रहा है, सोशल मीडिया में भी बहुत सारे एक्सपर्ट्स जो हैं इस पे लिख भी रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हमले हमारी फोर्सेस के ऊपर, स्पेशली पुलिस के जवानों के ऊपर, एफसी के जवानों के ऊपर, फ़ौज के जवानों के ऊपर पे दर पे हो रहे हैं। और ये खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाके हैं जो शायद ही कोई दिन अब मिस हो रहा हो जिसमें इस तरह की कोई कार्रवाई ना होती हो। वजह क्या है? अभी रिसेंटली खैबर में जो कुछ हुआ, थाने को निशाना बनाया गया, 2 लोग वहाँ पे घुसे थे। और फिर आजकल एक स्टेटमेंट बड़ा वायरल है। डीएसपी है जहांगीर आफरीदी साहब खैबर थाने के, वो आईजी खैबर पख्तूनख्वा से रोते हुए कह रहे हैं कि भाई बस कर दें, इसका एंड कब होगा? बच्चे यतीम हो रहे हैं, जो खवातीन हैं वो बेवा हो रही हैं, लेकिन ये जंग है कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। क्या मतलब है, किसकी तरफ इशारा है? इस हवाले से बात होगी। इसके साथ साथ एक इशू और है कि पाकिस्तान सिटीजनशिप ऑफर कर रहा है। पता करेंगे कि भाई यहाँ लोग फिर भाग क्यों रहे? अगर सिटीजनशिप हमारी है, बहुत बेहतर है, जो बाहर के लोगों को हम ऑफर कर रहे हैं, उनको कहें कि आप इन्वेस्ट करें, हम आपको सिटीजनशिप देंगे, तो ये कौन लोग हैं जो यहाँ पे आके सिटीजनशिप लेंगे और पैसे इन्वेस्ट करेंगे? और लास्ट बट नॉट लीस्ट, इंडिया के जो रिजर्वायर्स हैं, जो रिजर्व्स हैं फॉरेन करेंसी में, यानी 600 अरब डॉलर्स को वो क्रॉस कर गए हैं। इस हवाले से भी बात होगी। और बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं, मुख्तलिफ इंग्लिश न्यूज़पेपर्स के लिए और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के लिए लिखते रहते हैं। मुनीर अहमद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। मुनीर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो। बहुत शुक्रिया फखर। मुनीर साहब, एक तो स्टार्ट इससे लेंगे कि बीच में से अगर हम देखें 2005 से लेकर 2013 तक बहुत एक मुश्किल फेज रहा पाकिस्तान के लिए, लेकिन उसके बाद हालात ने थोड़ा सा संभाला लिया और 2021 तक तकरीबन छोटी मोटी कार्रवाइयां जरूर होती रही, लेकिन कोई बड़ा इंसिडेंट हमने नहीं देखा। हालात काफी बेहतर हो गए थे। लेकिन 2021 के बाद फिर, बल्कि स्पेशली 2023 के शुरू होते ही हम एक ऐसे हालात को देख रहे हैं कि शायद 2013 मतलब जैसे हमें भूल गया हो, और बहुत ज्यादा हमारे सिक्योरिटी इदारों को टारगेट किया जा रहा है और एक दिन में 2-2, 3-3 और 4-4 अटैक्स हो रहे हैं। बात आपकी बिल्कुल सही है। और अभी जो सिक्योरिटी की रिपोर्ट्स जो आई हैं वो बहुत खौफनाक हैं, और हमें अब ये देखना पड़ेगा कि इसकी रूट कॉजेस क्या हैं। हम सबको याद है कि कितने बिलियंस डॉलर्स इसके ऊपर हम लोगों ने ओवर द इयर्स लगाए भी थे, और किस तरह से 80,000 से ज्यादा हमने जाने देकर इस मुल्क के अंदर अमन कायम किया था। और जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान और इस तरह के दूसरे जो दहशत पसंद थे, उनको हमने कंटेन किया था, कर्टेल किया था। तो ये बहुत सारी सूरत हाल फिर एकदम इतनी ज्यादा क्यों हो गई है? तो इसमें एक तो सबसे बड़ी वजह यह भी हो सकती है कि इलाके के अंदर हमारा जो असर रसूख है या जो हमारी पोजीशन है वो इस वक्त क्या सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है। हमारे ये तो हमेशा से रहा है कि हम कभी भी बहुत ज्यादा दोस्तियां जो है वो हमारी नहीं रही हैं अपने पड़ोसी ममालिक के साथ भी। और कहीं ना कहीं जो हमारे जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट होते हैं, जो बाहर से इन्फ्लुएंस होते हैं, इम्पैक्ट होते हैं, वो भी कभी किसी सूरत में भी बहुत ज्यादा वक्त के लिए स्टेबल नहीं रहते हैं। तो तीसरी वजह आप ये भी जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और जो उस वक्त वजीर आजम थे और सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कितने जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जो लोग थे उनको रहा किया, और उनको कोई एक दोबारा उनके साथ सेटलमेंट के लिए और उनके साथ अफ़ाम तफ़हीम के साथ रहने के वादे के ऊपर। तो वो एक बड़ी मुज़ाहक़ाखेज़ किस्म की सूरत हाल थी, और जिसके ऊपर हमारे जो फौजी इदारे हैं जिन्होंने ये सारी, और जो सिक्योरिटी के इदारे जिन्होंने मिलकर ये सारी एक पेशरफ्त की थी और सारा एक लोगों को गिरफ्तार किया था, उनको सजाएं हुई थी। बाज तो ऐसे दहशतगर्दों को भी छोड़ दिया गया
جو انتہائی یعنی مطلوب تھے اور ان کو موت کی سزائیں بھی ہوئی تھیں. تو یہ ظاہر ہے کہ اس فیکٹر نے بھی کہیں نہ کہیں کام تو آنا ہے. اور ظاہر ہے کہ اس وقت آپ نے دیکھ رہے ہوں گے کہ جس طرح کی صورتحال تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ ہوئی اور جس طرح سے انہوں نے لوگوں کو بھڑکایا اور یہ ساری صورتحال, تو اس کے بعد مجھے کہیں آئی ڈونٹ نو, ایک ہوتا نا کہ آپ کی کوئی گٹ فیلنگ ہوتی ہے کہ کہیں اس کا کوئی پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ تو کوئی ایسا گٹ جوڑ نظر نہیں آتا. یہ تو اب سیکیورٹی کے ادارے اس کے اوپر زیادہ واضح طور کے اوپر بات کر سکتے ہیں کہ وہ جن کو چھوڑا گیا تھا وہ سینکڑوں میں نہیں, میرے خیال 2-2.5 ہزار کے قریب لوگ تھے جن کو چھوڑا گیا تھا. تو ظاہر ہے کہ فخر, اگر میں آپ کے ساتھ کوئی احسان کرتا ہوں, آپ کو کسی انتہائی مشکل سے نکال کر, تو آپ کل کو میرے کہیں نہ کہیں کام آنے کی پوزیشن میں تو ہوں گے نا. کسی نہ کسی وقت آپ کہیں گے کہ نہیں, مجھے یہ ایک جو حسن سلوک کیا تھا مجھے اس کو پے بیک کرنا ہے. کہیں یہ وہ صورتحال تو نہیں ہے, اس کو بھی دیکھنا پڑے گا. پھر اوپر سے ہمارے جو بڑی قوتیں جن سے ہم دوستی کا ہمیشہ سے 75 سال سے دعویٰ کرتے آئے ہیں, اور وہ ان کے اپنے مفاد اس ریجن کے اندر اس وقت بالکل مختلف ہیں, اور ہمارے پڑوسی ممالک کے ساتھ ان کی بہت زیادہ دوستی ہے, اور لیکن ہم بالکل پیچھے دھکیلے جا چکے ہیں اور اس وقت اگنور کیے جا رہے ہیں, اور شدید اگنور کیے جا رہے ہیں. ہماری جو سیکیورٹی کی ضروریات ہیں, تحفظ کی ضروریات ہیں, جو پولیٹیکل انٹرسٹ ہیں, وہ سارے کے سارے کمپرومائز ہو رہے ہیں, اور صرف اب سے نہیں ہو رہے ہیں, یہ پچھلے کئی سالوں سے ہو رہے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا فیلئر, بار بار ہم اس کے اوپر بات کر چکے ہیں کہ عمران خان کیبنٹ کا بہت بڑا فیلئر رہا ہے 2018 سے لے کے 2022 تک. اگر ہم دیکھیں کہ عالمی اداروں کے ساتھ ہمارے تعلقات کتنے نچلی سطح پر چلے گئے, عالمی مالیاتی اداروں کے ساتھ اور عالمی قوتیں جو ہیں ان کے ساتھ ہمارے تعلقات کہاں گئے ہیں. جو ایک ڈپلومیسی ہم نے چلانی تھی وہ ہم نہیں چلا پائے, اور ظاہر ہے کہ اگر ہم نے کوئی 4 سال بہت یا 5 سال جو ہیں وہ اتنے برے گزارے ہیں, تو اس کا امپیکٹ تو آنا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ نے کانٹے بوئے ہوں اور پھر چاروں طرف آپ کو گلابوں کے پھولوں کی مہک تو نہیں آئے گی نا. تو یہ تو اب صورتحال ہے, اور میرا خیال ہے ابھی بھی اگر آپ یہ دیکھیں تو کہیں نہ کہیں سے کچھ چیزیں ایسی ہمیں نظر آتی ہیں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے. ابھی بھی جو کچھ کارکنان ان کے ہیں وہ دبے لفظوں کے اوپر ابھی بھی اسی طرح کا رویہ شو کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں. تو وہ میرا خیال ہے کہ اس کو اب وقت تو تھوڑا لگے گا یہ ساری صورتحال, لیکن اس میں ابھی اور کتنی جانیں لیں گے. دیکھیں ہماری اب اس حکومت نے کافی کوشش تو کی ہے, کچھ جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں ان کے ساتھ ملا کے بھی افغانستان کے ساتھ کچھ افہام و تفہیم. اب یہ ہے کہ کابل کی طرف سے پاکستان کے ساتھ وعدے تو بہت ہو جاتے ہیں, لیکن ان وعدوں کا جو امپلیمنٹیشن ہے, اس کا جو نفاذ ہے یا وعدے پورے کرنے کی جو بات ہے, وہ میکنزم طے ہونے کے باوجود بہت ساری چیزیں نہیں ہو پاتی. وہ کہہ تو دیتے ہیں, ابھی بھی کچھ دن پہلے بھی اسی بات پر بات دوبارہ سے ہوئی ہے کہ جی افغانستان جو ہے وہ اپنے اس وعدے پہ قائم ہے کہ سرزمین استعمال نہیں ہونے دے گا, لیکن پھر بھی اور جو ہائیڈ آؤٹس دوبارہ پاکستان کے اندر بن گئی ہیں فخر, اس کو دوبارہ سے تلف کرنے کے لیے, ختم کرنے کے لیے اب وہ جو 2-2.5 ہزار لوگ آپ نے چھوڑ دیے ہیں ان کو دوبارہ سے پکڑنے کے لیے آپ کو کتنی ایفرٹس کرنی پڑے گی, کتنی ویجیلنس اور کتنی اپنی جو انٹیلیجنس ایجنسیز انسانی وسائل چیزیں آپ کو کتنا لگانا پڑے گا. آپ کو پتا ہے کہ ان کا جو ریکٹ کہہ لیں یا ان کا جو نیٹ ورک ہے وہ کس طرح سکیٹرڈ ہو جاتا ہے پورے ملک کے اندر. It's like it's a scattered network in all over country, اور بڑا مشکل ہو جاتا ہے.
एब्सोल्युटली राइट सर। और इस वक्त जो हम 2013 या 14 तक देखते थे उसके मुकाबले में सर अगर अभी इन लोगों को देख लें तो ये ज्यादा वेल ट्रेंड है, ज्यादा इनकी जो कार्रवाइयाँ बहुत प्लानिंग के साथ आ रही हैं, ज्यादा बेहतर तरीके से ये मैनेज कर रहे चीजों को, ज्यादा बेहतर वेपन्स है इनके पास, इसलिए ये ज्यादा अलार्मिंग और ज्यादा थ्रेटनिंग है फॉर पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए, सिक्योरिटी के इदारों के लिए। और यकीनन जब सिक्योरिटी के हालात खराब होते हैं तो उसका इम्पैक्ट आम मेरे और आप जैसे आदमी के ऊपर भी आता है और मुल्क के लिए भी बड़ा नुकसानदेह होता है। अच्छा, बिल्कुल सही बात है। इसमें मैं एक चीज और भी ऐड करना चाहता हूँ। देखें, हम उन लोगों में से जो पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात के हमेशा से खा रहे हैं और हमने बड़ा प्रोपेगेट भी करते हैं कि नहीं हमें पड़ोसियों के साथ, लेकिन हमारे पड़ोसी भी शरारतों से बाज नहीं आते। अच्छा। अब ये तहरीक, ये टीटीपी के साथ अगर फर्ज करें कि कुछ दूसरे जो ममालिक हैं, अगर उनकी इनको सपोर्ट ना हो तो ये सर्वाइव नहीं कर सकते पाकिस्तान के अंदर भी। अब इनके अब जो नए असला इस्तेमाल हो रहा है, जो चीजें हो रही हैं, जो बॉम्ब्स हैं, अब उनकी जो सिक्योरिटी के इदारे कहते हैं ये काफी सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें, तो इनके पास कहां से आ रही है? थर्मल आपने छोड़ के गए थे, यूएस वाले छोड़ के गए थे सर, वही इस्तेमाल हो रहा है। बिल्कुल वही इस्तेमाल हो रहे हैं। अब दूसरी बात ये कि उसको इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग कैसे इनको मिल गई? बिल्कुल ठीक। और दूसरी तीसरी बात यह है कि ये आपने खुद कहा कि बहुत ये मरबूत हैं, वेल प्लान्ड एक्टिविटीज हैं, वेल ऑर्गेनाइज्ड। अब ये सारी चीजें किसी बड़े सिस्टम के बगैर नहीं आती हैं। बिल्कुल ठीक। तो ये बड़ी सोचने वाली बात है और नो डाउट परेशानी वाली बात बिल्कुल। और मेरे ख्याल में सोचना पड़ेगा और सीरियसनेस सबसे बड़ी चीज है कि काबुल के साथ भी सीरियसली हमें सोचना पड़ेगा, तेहरान के साथ भी, न्यू दिल्ली के साथ भी, बीजिंग के साथ भी, और बाकी जो भी हमारे नेबरिंग कंट्रीज है उनके साथ। सर दूसरी बात आते हैं, जरा दूसरा टॉपिक है इससे मिलता जुलता है, रिलेटेड है कि पाकिस्तान आजकल ऑफर कर रहा है लोगों को सिटीजनशिप के लिए कि भाई आप यहाँ पे पाकिस्तान की सिटीजनशिप आपको हम देंगे अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। सर आप खुद जर्नलिज्म करते हैं, दुनिया घूमे हुए हैं, बड़े बड़े इदारों के साथ काम किया हुआ है, लेकिन जो सिचुएशन अभी हुई है या अभी चल रही है, मतलब डू यू थिंक कि इस तरह का कोई होगा कि वो कहे यार मुझे तो पाकिस्तान की सिटीजनशिप चाहिए, $2 लाख या $3 लाख दे के और मैं ये ले रहा हूँ, जो खुद ये नहीं ले रहे, इनके बच्चे नहीं ले रहे सर, वो कहाँ पे बाहर दुनिया में फिर रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं और फिर आते नहीं वहीं पे कोई जॉब वॉब ढूंढ के और चलो वहीं पे आबाद हो जाते हैं। तो कैसे ये ऑफर करे? मतलब ये मजाक कर रहे हैं दुनिया के साथ या क्या करना चाहते हैं? ये मजाक नहीं है, ये मुज़ाहका खेज बयान है, मुज़ाहका खेज हिकमत अमली है और ये मुज़ाहका खेज ऐलान है। तो बुनियादी बात ये है कि इससे ज्यादा मुझे आप ये बताएं कि 2022 में कितने लाख लोग जो हाईली स्किल्ड थे वो आपके मुल्क से चले गए दूसरे मुल्कों में और वहां उन्होंने जाके शहरियत इख्तियार कर ली। ये डाटा आपके अखबारात में छप चुका है। 2021 में कितने जो हाईली स्किल्ड लोग थे वो जा चुके। अब ग्रेजुअली ये सिर्फ पिछले 2-3 साल की बात नहीं है, पिछले बहुत सालों से आपकी जो हाईली स्किल्ड लोग जो हैं, जो ह्यूमन रिसोर्स है, वो इस मुल्क से निकलती जाती है। और आपने जो बात की ना, ये बहुत वैलिड बात है। कोई आला ओहदेदार, वो फौज का हो, वो सरकार का हो, वो कोई बिजनेसमैन का हो, वो किसी सियासतदान का हो, वो किसी मीडिया का जो टॉप के लोग हैं, सारे के सारे दे हैव देयर ओन एस्टैब्लिशमेंट्स इन अदर कंट्रीज। अब मुझे ये बताइए कि जब ये लोग नहीं हैं, ये अपने लोगों को रिटेन नहीं कर पा रहे हैं, कितने प्रोफेशनल्स हैं जो इस वक्त बेरोजगार बैठे हुए हैं, आपकी एस्टैब्लिशमेंट्स नहीं चल पा रही हैं, आपका करप्शन का लेवल नहीं कम हो पा रहा है, आपकी जो स्लगिशनेस है या जो एक काम करने की रफ्तार है वो नहीं बढ़ पा रही है, आपकी जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो बेहतर नहीं हो पा रहे हैं, तो कोई बेवकूफ तरीन शख्स होगा जो आपको पैसे दे के आपके मुल्क की शरीयत इख्तियार करेगा। अभी अगर दोस्त ममालिक आपको आपके साथ हुस्न सलूक ना करते और आपको डॉलर्स आपके यहाँ जमा ना करते, और तो आप डिफॉल्ट कर चुके होते। आप जैसे हमाद अजहर साहब तो कई दफा कह चुके हैं, असद उमर साहब कह चुके हैं कि पाकिस्तान तो डिफॉल्ट कर चुका है, तो ऐलान क्यों नहीं होता? वो तो चलो एक अच्छी बात है शहबाज शरीफ साहब और उनकी कैबिनेट की कि उन्होंने किसी ना किसी तरह से थोड़ा सा
इसको लिंगर ऑन किया हुआ है, डिफॉल्ट होते हुए मुल्क के अंदर कोई शरीयत दबाते हुए जाएंगे ना। अभी 7.5 रुपए बिजली महंगी कर दी, सही बात है, बहुत बहुत है। ओहो, अपनी अय्याशियों में सर मुझे बताएं कि कुछ चीज हाँ, इन लोगों ने कम की है, जनरल साहब के, जज साहब के, ब्यूरोक्रेट के, जो अभी आजकल फंडिंग ये दे रहे हैं अपने पार्लियामेंटेरियंस को, ये नई नई गाड़ियां अरबों रुपए की, बिलियन ऑफ रुपीस की, 3.5 अरब रुपए की सिर्फ पंजाब ने गाड़ियां मंगवाई हैं। बताओ, तो ये अय्याशियां तो आपका तो अय्याशियां देखें, एक अब जो इस वक्त 80-90 साल के लोग हैं ना, वो ये कहते हैं कि इस मसले का एक ही हल है, और जब तक रेवोल्यूशन नहीं आता, और जब रेवोल्यूशन की बात इस मुल्क में की जाती है ना, तो वो फिर लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, क्योंकि ये जो ऊपर के हुक्मरान हैं, चाहे वो किसी भी शोबे के हों, उनके जो वेस्टेड इंटरेस्ट है उसको जद पड़ती है। इनकी जो हुकूमतें बनी हुई हैं ना, जो रियासतें बनी हुई हैं विद इन द स्टेट, वो उनके ऊपर जद पड़ती है, इनके जो वेस्टेड इंटरेस्ट है उसके ऊपर जद पड़ती है। तो लेकिन अब बात तो खैर ये इख्तलाफी भी हो सकती है, क्योंकि इस निज़ाम को जब तक मेरा ख्याल है कि गिरा कर दोबारा नहीं बनाया जाएगा, तब तक, और जब ये जितने भी लोग हैं, मेरा ख्याल है कि ऊपर इनको शायद निकाल कर कोई और तरह के लोगों का आना बड़ा जरूरी है। सर ये अब वो किस प्रोसेस से आएंगे, देखो फखर, वो पता नहीं वो जो नया निजाम है या सिस्टम है, वो आई डोंट नो आएगा भी कि नहीं आएगा, आएगा तो कैसे आएगा, क्या होगा। सर ये जो हमारा इस वक्त पासपोर्ट की जो 3rd मतलब ईयर है, कंसेक्टिव ईयर्स में हमने अपनी नंबर 4 की जो पोजीशन है वो रिटेन की हुई अल्हम्दुलिल्लाह से, मतलब उसको कोई माई का लाल हिला नहीं सका। अफगानिस्तान ने भी बड़ी कोशिश की, सोमालिया ने भी बड़ी कोशिश की, हमारी पोजीशन चीन ने की और सीरिया ने भी की, लेकिन तीनों को हम मात देते हुए इस लेवल पे बुरा जमान है। मतलब ये हमारा कमाल देके, और इस पासपोर्ट को लोग, सर कौन आएगा कि वो $3 लाख दे के और वो कहेगा जी मुझे तो चाहिए ये ग्रीन पासपोर्ट, इतना बेहतर नहीं चाहिए, किसी को नहीं चाहिए, ये ग्रीन झंडे वालों को भी नहीं चाहिए। मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, ये मैं और आप, ये मैं और आप पता नहीं क्यों यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे साथ के सारे लोग जा चुके हैं मुल्क से, हम आखिरी हैं। हम बहुत ढीठ हैं। हमने तो शायद तैयार किया हुआ कि इसी मिट्टी में मरना है और इसी तरह कुड़ के मरना है। लोग, अभी मेरे पड़ोसी थे, वो उन्होंने, वो पहले मुल्क से आए थे, कोई 2-3 साल यहाँ पे रहे हैं, और उसके बाद उन्होंने कहा कि यार मैं तो बस इंतजार में हूं कि अब बिल्कुल मैं चला जाऊंगा। वो 2 महीने हुए हैं, वो चले गए हैं पाकिस्तान से, पूरी फैमिली को ले गए। बिल्कुल ठीक। पहले तो वो खुद बाहर काम करते थे, अब तो अगर मैं गिनना शुरू करूं तो मेरे अपने इर्द गिर्द के 100 से ज्यादा लोग जो हैं, 100 से मोर देन 100 फैमिलीज हैव शिफ्टेड टू अदर कंट्रीज। बिल्कुल ठीक। कोई न्यूजीलैंड, कोई ऑस्ट्रेलिया, कोई कनाडा, कोई कहीं पे सर लगता है वो वहां पे वो निकल जाता है। तो आपके पाकिस्तानी जो ग्रीन पासपोर्ट की पैदावार हैं या जिनका वो ओनरशिप है, वो ये ओनरशिप ही रखना चाहते। फखर है सर इनका, तो पता नहीं, लेकिन आई डोंट नो, वो जब नहीं रखना चाहते तो बाहर से आपके पास कौन आ जाएगा। ये तो खाम ख्याली है, खुश ख्याली है, ये शेख चिल्ली वाला ख्वाब है कि कोई आएगा आपके पासपोर्ट का लेने $3 लाख देगा, या कोई आएगा। अब तो लोग इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं। नहीं, अभी आप ये देखें, जिन लोगों की यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है वो बड़े परेशान है। एग्जैक्टली। और अब सीपैक के जो प्रोजेक्ट्स हैं, जिन चाइनीज कंपनीज की यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, आप जरा उनसे पूछें कि क्या भाव बिकती है। वो खुद बहुत परेशान है कि यार हम तो किसी एक इकोनॉमिक रेवोल्यूशन के चक्कर में आ गए थे, और ये तो हमने अपने $48 बिलियन फंसा के बैठ गए हैं, तो अब क्या बनेगा हमारा। सर पकड़ के बैठे हुए। अच्छा सर, दूसरी और मतलब एक आखिरी टॉपिक है, आज मैं डॉन की स्टोरी भी पढ़ रहा था, राइटर्स की भी स्टोरी थी कि $600 अरब से एक्सीड कर गए रिजर्व्स इंडिया। ये करना चाहिए, शायद $590 अरब इसके आसपास थे, अब 610 या $609 अरब हो गए। मतलब सऊदी अरेबिया के बाद 5वां नंबर है दुनिया में सबसे ज्यादा रिजर्व्स रखने के, रिजर्व्स का। यस
سر مجھے یہ بتائے کہ ہم پاکستان میں کوئی کمپیریزن سر ان سے بالکل نہیں بنتا، جن کے پاس 600 ارب ڈالر ہے سر، تو وہاں پہ ادھار کے 11 ارب ڈالر کا کیا میں کمپیریزن کروں، لیکن کم از کم سر 40-50 ارب تو ہمارے پاس بھی ہونے چاہیے تھے، لیکن جو میں نے جو ابھی تک پڑھا سر ہے ہونے تو دیکھیں، اگر یہ جتنے بڑے بڑے لوگ ریٹائر ہوئے ہیں اور انہوں نے باہر جا کے اگر ان سب سے آپ ان کو لیمن کی طرح نچوڑیں تو آپ کے پاس بھی بہت سارا پیسہ آ جائے گا. میں کتنے بیوروکریٹس کو جانتا ہوں اور کتنے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے ریٹائرمنٹ سے پہلے اپنی سارے پیسے جو انہوں نے ادھر ادھر سے کمائے تھے دے ٹرانسفر ٹو ادر کنٹریز. اور آپ کو پتا ہے کہ یہ جو افسران ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں نا اور اعلیٰ عہدوں والے، ان کو تو خاص طور پہ پتا ہوتا ہے کہ کس طریقے سے ہم نے ساری چیزیں کر بھی لینی ہے اور اپنے پاؤں کا نشان بھی نہیں چھوڑنا ہے. بالکل صاف طریقے سے. آپ آج میں فرض کریں ایک بندے کو کہوں کہ یار ذرا اس کی پراپرٹی کا کرو تو اس کے پاس کاغذ سارے پورے ہوں گے. آپ یو انڈرسٹینڈ؟ اگر ایک میں کہوں کہ یار ایک گریڈ 19-20 کا 21 کا بندہ ایک بہت بڑی یونیورسٹی میں امریکہ میں اپنا بچے کو کیسے پڑھا سکتا ہے اور امریکہ میں اور کینیڈا میں اس کے گھر کیسے ہو سکتے ہیں، تو وہ آپ کو ثابت کر کے دے دے گا کاغذوں کے اندر کہ بھائی یہ اس طریقے سے ہو سکتے ہیں. تو اب یہ بڑا مسئلہ ہے نا کہ اب آپ اس کو، یہ وائٹ کالر کرائمز ہمارے ہاں اتنے زیادہ ہو گئے ہیں اور کرپشن کو، اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک بی بی یہاں سے ماڈل گرل پکڑی گئی تھی، جس نے اس کو پکڑا تھا وہ مر کے قبر میں چلا گیا، اندھیروں میں چلا گیا. اس کے بچے دھکے کھاتے رلتے پھر رہے ہیں، ان کے پاس ایجوکیشن کے پیسے نہیں ہیں، گھر چلانے کے پیسے نہیں ہیں، لیکن وہ ماڈل گرل دنیا کے اندر بہترین عیاشی کرتی پھر رہی، چارٹرڈ جہاز میں سر پھرتی ہے. دیکھیں نا، تو جب ایسی صورتحال ہوگی تو بھائی آپ کے ریزروز کیسے بڑھیں گے؟ اور دیکھیں آئی ڈونٹ نو یہ سسٹم کیسے ٹھیک ہوگا، لیکن یہ جو ہمارے بزرگ کہتے ہیں نا کہ اس ملک میں، ہمارے ابا جان اللہ جنت نصیب کرے، وہ یہ بات کرتے کرتے فوت ہو گئے کہ یار اس ملک کا ریولوشن کے بغیر، خونی انقلاب کے بغیر شاید اس کا کوئی، ایک خونی انقلاب 1947 میں آیا تھا، آپ کو معلوم ہی ہے، جسے پاکستان بنا تھا. شاید اب استحکام پاکستان کے لیے بھی کیا سسٹم ہوگا آئی ہیو نو آئیڈیا، لیکن اس سسٹم کو بدلنے کے، آتی کہ ہمارے ساتھ بنگلہ دیش ہم سے الگ ہوا، وہ بڑے مزے میں ہے. سر وہ بھی مزے میں ہے. اب مجھے تو سر یہ ریولوشن پہ بھی بلیو می مجھے کوئی ٹرسٹ نہیں ہے. نہیں کچھ بھی نہیں ہے، مجھے بھی یقین نہیں ہے. میں تو بزرگوں کو کوٹ کر رہا ہوں نا. میں تو صرف یہ کہتا ہوں، دیکھیں ابھی آج کی تاریخ کے اندر نا، اب آپ نے مختلف ملکوں کے اندر انقلاب آئے ہیں اسی طرح کے جنگ و جدل کے بعد اور کیا، لیکن وہ ان کی اکانومیز بالکل بیٹھ گئی ہیں. اب آپ آپ لیٹن امریکن کنٹریز کو بھی دیکھ لیں اور آپ افریقن کنٹریز کو دیکھ لیں، جہاں پہ بھی ایسی کوئی صورتحال ہوئی ہے، مسلمان ممالک کے اندر بھی ہوئی ہے، تو صورتحال بہت بیٹھ گئی. اب وہ بہرحال وہ تو میں نے ایسی کہا کہ جو بزرگ ہیں، کیونکہ وہ بیچارے ساری زندگی ایک ہی طرح کی چیز دیکھ کے وہ ان کے خیال میں تو شاید ایسا ہی ہے، لیکن اب ایسا نہیں آئے گا، لیکن ایسا نہیں ہوگا. یہ عوام کو احتساب کرنا پڑے گا، ووٹ کے ذریعے سے احتساب کرنا پڑے گا، ووٹ آؤٹ کرنا پڑے گا ان پالیٹیشنز کو. اور دوسری بات یہ ہے کہ سٹیزنز وائسز کو آگے آ کے لوگوں کو بے نقاب کرنا پڑے گا. بے شک. دیکھو میری بات سنیں، آپ کا RTI ایکٹ جو ہے اس کے تحت آپ لوگوں سے کیوں نہیں پوچھتے کہ ہاں بھائی ذرا یہ FIA پوچھے نا، یہ فلاں کے پاس کہاں پہ کون سی چیز آئی ہے. ہمارے ہاں اب اصل میں ہم دیکھیں، میں اور آپ جیسے لوگ روز صبح سے لے کر رات گئے تک اپنی دال روٹی کے چکر میں رہتے ہیں. اب دیکھو رات کے کتنے کوئی 10:30 11 بج رہے ہوں گے، 10:30 بج رہے ہیں، اور ہم یہ رات کے اس وقت بھی یہ اس کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ چلو ایک ہمارا جو ایک پروفیشنل ریسپانسبلٹی ہے اس کو. تو اب ہر شخص اپنے آپ کو کسی نہ کسی پروسیس کے اندر سے وہ گزار کے اپنی کوئی دال روٹی کے چکر میں پڑا ہوا. تو ایسی صورتحال میں لوگ پھر دوسرا یہ کہ جو آواز اٹھاتا ہے، جو حق کی آواز اٹھاتا ہے، جو بات کرتا ہے، اس کے ساتھ اس معاشرے کے اندر سلوک کیا ہوتا ہے؟ کوئی اس کے ساتھ کھڑا نہیں ہو رہا ہے.
बिल्कुल ठीक, तो बिल्कुल ऐसी सही। अनारकी की सूरत हाल के अंदर तो मेरा ख्याल है वो जो कॉन्सेप्ट है ना, निजाम की तब्दीली के और फलां के और इनकलाब के में, अब खोखले कोई नारे हैं। अब कोई बिल्कुल मुआशी ठीक। इनकलाब की बात, राइट, जो राइट। चाइना ने 2013 के अंदर इस मुल्क के अंदर एक इंजेक्ट की थी ना, इकोनॉमिक रेवोल्यूशन की बात, जी जी, सही। यार अगर उसको आप लेके चल लें, अगर जिनका 48 बिलियन डॉलर्स इस मुल्क के अंदर लगे हुए हैं, उसको आप किसी तरह से प्रोसेस कर लें, जी, जब तक आप अपनी अपनी मईशत को मजबूत नहीं बनाते हैं, बिल्कुल तब सही। तक इसका मसले का हल कोई नहीं। बिल्कुल ठीक। और देखते हैं सर कि इसका मसले का हल, आपने अपने फादर की बात की, मैं अपने फादर की बात करूंगा, और फिर हो सकता है कि हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन को यही कहानियां सुनाते हुए चले जाएंगे। लेकिन हम्म। क्योंकि जब तक बुनियादें ठीक करने के लिए लोग, उनके इंटरेस्ट, उनकी सारी चीज़ें किसी और जगह से वाबस्ता हो, तो उनको फिर क्या ज़रूरत है इस घर को आबाद करने की? वो सिर्फ उजाड़ने आते हैं, उजाड़ के, मजीद हम्म। उजाड़ के, और बिल्कुल सही बात अपना है। रास्ता सामान उठाते। जिस तरह होटल में इंसान रहता है, होटल के रूम का भी इंसान ख्याल रखता है कि यार अगर ये हम्म। चीज कर दी तो हो सकता है मुझे, मतलब नीचे जाके जब रिसेप्शन से चेकआउट करूंगा तो पूछेंगे कि भाई ये वाली चीज टूट गई या ये हो गया, इसके पे करें। हाँ। लेकिन हम हम्म। उससे भी बदतर सलूक करते हैं। इसके साथ खैर एनीवे सर, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया, आपने शो ज्वाइन किया। एंड व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग डिबेट विद फखर यूसुफजई। किसी और डिबेट में आपसे फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।